हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज की क्लास बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी हल करेंगे। बेसिकली आज की क्लास आप लोगों की एक प्रैक्टिस सेट क्लास होगी और अभी तक मैंने कुल 3 से 4 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को हल करवा दिया है। तो जिन भी स्टूडेंट ने उस क्लास को नहीं देखा है, आप लोग एक बार उन सारी क्लासेस को ज़रूर देख लें। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो आप सब वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सबको सबसे पहले क्लास की अपडेट, कई सारे पीडीएफ और नोट्स देखने को मिल जाएंगे। और बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के पाठ्यक्रम में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल हैं, उन सभी टॉपिक को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया है। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लें। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग एक पेन और कॉपी साथ लेकर बैठें, क्योंकि मैं कुछ और भी तथ्यों को आप लोगों को साथ ही साथ बताते हुए चलूँगी। और जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को करवाऊँगी, उन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। च, छ, ज, झ ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? विकल्प को देखिए आप लोग। विकल्प ए स्पर्श व्यंजन, विकल्प बी स्पर्श और संघर्षीय, विकल्प सी संघर्षीय व्यंजन, विकल्प डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा आप लोगों का स्पर्शीय और संघर्षीय व्यंजन। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 2 देखिए। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन है? विकल्प ए ईला चंद्र जोशी, विकल्प बी अज्ञे, विकल्प सी सुदर्शन, विकल्प डी जैनेन्द्र। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा विकल्प सी सुदर्शन। ठीक है, बाकी ईलाचंद जोशी, अज्ञे और जैनेन्द्र, ये जो तीनों कथाकार हैं, ये मनोवैज्ञानिक पद्धति के हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सुदर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे कि जो सुदर्शन है, वो प्रसाद युगीन कहानीकार हैं। हार की जीत इनकी पहली कहानी है। ठीक है, जो कि 1970 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ईलाचंद जोशी, अज्ञे और जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक कथाकार और उपन्यासकार हैं। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 3। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं? विकल्प ए हरिशंकर परसाई, विकल्प बी ज्ञान बाजपेयी, विकल्प सी राम गोपाल, विकल्प डी श्रीलाल शुक्ल। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा विकल्प ए हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की भोला राम का जो जीव है, ये एक व्यंग्य रचना है। ठीक है, अब हरिशंकर परसाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोग ध्यान में रखिए। हरिशंकर परसाई की ये जो रचना है भोला राम का जीव, ये उनकी व्यंग कहानी है। परसाई जी की अन्य प्रकाशित व्यंग कृतियां हैं और उनमें से जो दो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पहला है हंसते हैं रोते हैं और दूसरा है तब की बात और थी। इन दोनों कृतियों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। विकल्प को देखिए। विकल्प ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, विकल्प बी कंवल भारती, विकल्प सी शिव मूर्ति, विकल्प डी शिवराज सिंह चौहान। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा विकल्प सी शिव मूर्ति। ठीक है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक है शिव मूर्ति और उनकी एक रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, वो है केसर कस्तूरी। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि केसर कस्तूरी किसकी रचना है, तो ये शिव मूर्ति की है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम का चयन करें।
विकल्प ए काम, विकल्प बी घी, विकल्प सी 10, विकल्प डी कुपुत्र। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा विकल्प डी कुपुत्र। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम का चयन करें। विकल्प को देखिए, विकल्प ए रक्षा, विकल्प बी राखी, विकल्प सी मच्छर, विकल्प डी दूध। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा विकल्प ए रक्षा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7, और प्रश्न संख्या 7 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है विकल्प ए 15, विकल्प बी 25, विकल्प सी 18, विकल्प डी 22। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है विकल्प सी 18। हिंदी भाषा में जो बोलियों की संख्या है वो है 18। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है विकल्प ए 8, विकल्प बी 13, विकल्प सी 7, विकल्प डी 5। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है विकल्प डी 5। हिंदी में जो उपभाषाओं की संख्या है वो है 5। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? विकल्प ए शब्द, विकल्प बी ध्वनि चिन्ह, विकल्प सी भाव, विकल्प डी वाक्य। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा विकल्प बी ध्वनि और चिन्ह भाषा की मूलतम इकाई है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ? ठीक है, विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए प्राकृतिक, विकल्प बी अपभ्रंश, विकल्प सी शौरसेनी, विकल्प डी मगधी। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा विकल्प बी अपभ्रंश। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 11 देखिए, निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण है विकल्प ए भूखे लोग, विकल्प बी सूखे पेड़, विकल्प सी सूनी धरती, विकल्प डी कम आमदनी। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा विकल्प डी कम आमदनी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 12 देखिए, किसने किससे कहा मैं फिर काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू आंसू से भींगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूंगा। ये कथन किसका है? विकल्प को देखिए, विकल्प ए गुसाई साहिब ने लक्ष्मी से कहा, विकल्प बी प्यारू ने मौसी से कहा, विकल्प सी डॉक्टर प्रशांत ने कहा, विकल्प डी तहसीलदार ने कमला से कहा। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, ये कथन डॉक्टर प्रशांत का है। ठीक है, और ये कथन फाड़ेश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल का कथन है। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13, भक्ति किसका नाम है? विकल्प ए देखिए, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, विकल्प बी इंद्रियों से परे प्रेम भक्ति है, विकल्प सी आसक्ति रहित प्रेम भक्ति है, मन का उन्मुखीकरण भक्ति है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ठीक है, और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14 देखिए, फूल में कौन सी संज्ञा है? विकल्प ए समूहवाचक, विकल्प बी जातिवाचक, विकल्प सी व्यक्तिवाचक, विकल्प डी भाववाचक। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा विकल्प बी जातिवाचक संज्ञा है फूल में। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15, च वर्ग का उच्चारण स्थान है विकल्प ए तालु, विकल्प बी होठ, विकल्प सी कंठ, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा विकल्प ए तालु। प्रश्न संख्या 16 देखिए, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? विकल्प ए समूह शब्द, विकल्प बी संयुक्त शब्द, विकल्प सी वर्णमाला, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा विकल्प सी वर्णमाला। प्रश्न संख्या 17 देखिए, ईमानदारी में कौन सा संज्ञा है? विकल्प ए व्यक्तिवाचक, विकल्प बी
भाववाचक, विकल्प सी समूहवाचक, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा विकल्प बी भाववाचक। ठीक है, और ये प्रश्न परीक्षाओं में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिए, लंबोदर कौन सा शब्द है? विकल्प ए रूढ़, विकल्प बी यौगिक, विकल्प सी योग रूढ़, विकल्प डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा विकल्प सी योग रूढ़। ठीक है। प्रश्न संख्या 19, वह छोटी सी छोटी ध्वनियां जिसके टुकड़े नहीं होते हैं उसे क्या कहा जाता है? विकल्प ए वर्ण, विकल्प बी स्वर, विकल्प सी व्यंजन, विकल्प डी मात्रा। और ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा विकल्प ए वर्ण। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 20, पुष्प कौन सा शब्द है? विकल्प ए तत्सम, विकल्प बी तद्भव, विकल्प सी देशज, विकल्प डी विदेशज। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा विकल्प ए तत्सम। प्रश्न संख्या 21, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? विकल्प को देखिए। विकल्प ए द्वंद्व समास, विकल्प बी बहुव्रीहि समास, विकल्प सी दुगुन समास, विकल्प डी तत्पुरुष समास। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा विकल्प डी तत्पुरुष समास। आगे देखिए प्रश्न संख्या 22, जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प ए विकारी सर्वनाम, विकल्प बी अविकारी सर्वनाम, विकल्प सी संयुक्त सर्वनाम, विकल्प डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा विकल्प सी संयुक्त सर्वनाम। आगे देखिए प्रश्न संख्या 23, तुम जा रहे हो इस वाक्य में कौन सा काल है? विकल्प ए वर्तमान काल, विकल्प बी भूतकाल, विकल्प सी भविष्य काल, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा विकल्प ए वर्तमान काल। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 4, विकल्प सी 6, विकल्प डी 8। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा विकल्प सी 6। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? विकल्प ए राजेंद्र अवस्थी, विकल्प बी रमेश बख्शी, विकल्प सी राजेंद्र यादव, विकल्प डी ईलाचंद जोशी। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा विकल्प ए राजेंद्र अवस्थी। ठीक है, आगे देखिए। और हिंदी साहित्य की जितनी भी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसे मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, तो एक बार आप लोग पत्र पत्रिका वाली क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि हिंदी साहित्य के किसी भी एग्ज़ाम में पत्र पत्रिका एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 से 3 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने उस क्लास में काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ाया है कि हर एक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, किस सन में प्रकाशित हुई है, उस पत्रिका के लेखक कौन है, पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी। जिन भी महत्वपूर्ण तथ्यों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी तथ्यों को मैंने उस क्लास में कवर किया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 26, निराला को कैसा कवि माना जाता है? विकल्प ए अवसरवादी, विकल्प बी क्रांतिकारी, विकल्प सी पलायनवादी, विकल्प डी मनोवैज्ञानिक। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा विकल्प बी क्रांतिकारी कवि माना जाता है निराला जी को। आगे देखिए प्रश्न संख्या 27, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? ठीक है, अब आप लोग विकल्प को देखिए। विकल्प ए राजा लक्ष्मण सिंह, विकल्प बी राजा शिव प्रसाद,
विकल्प सी गोस्वामी विठलनाथ, विकल्प डी मुंशी प्रेमचंद। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प ए, राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था। प्रश्न संख्या 28 देखिए, कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प को देखिए, विकल्प ए खंड काव्य, विकल्प बी महाकाव्य, विकल्प सी मुक्तक काव्य, विकल्प डी उपन्यास। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा विकल्प बी महाकाव्य। ठीक है। अब कमानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोग ध्यान में रखिए। कमायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। ठीक है। कमायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। कमायनी में कुल आपके 15 सर्ग हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग है। ठीक है। और इस रचना के दो महत्वपूर्ण पात्र हैं। पहला है श्रद्धा मनु। ठीक है। इन तथ्यों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यही सारे तथ्य एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 29, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? विकल्प ए बिहारी, विकल्प बी रसखान, विकल्प सी घनानंद, विकल्प डी मीराबाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए बिहारी। ठीक है। बिहारी की एक रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई। ठीक है। बिहारी जी ने मात्र अपनी एक रचना से हिंदी साहित्य में काफी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की। अब आपको यहाँ पर एक चीज जानना काफी जरूरी है कि गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है कम शब्दों में अपनी बात किसी के सामने काफी बेहतरीन तरीके से व्यक्त कर देना। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 30, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न को देखिए, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। विकल्प को देखिए, विकल्प ए भ्रष्टाचार की समस्या, विकल्प बी नारी की समस्या, विकल्प सी राजनीतिक समस्या, विकल्प डी सामाजिक शोषण। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर होगा वो होगा राजनीतिक समस्या। अ, अब महाभोज से संबंधित कुछ तथ्यों को आप ध्यान में रखिए। जो महाभोज उपन्यास है, इस उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है जिसमें राजनेताओं के दाव पेच किस प्रकार आम जनताओं पर चलते हैं, किस प्रकार वो अपने दाव पेच के जरिए आम जनताओं का शोषण करते हैं, उसका चित्रण हमें इस उपन्यास में काफी अच्छे से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आप लोगों को हल करवा दिया है। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और 30 प्रश्नों में से आप लोगों के कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सबको सबसे पहले क्लास की अपडेट, कई सारे पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।